Hello dear students, welcome to yet another session of JEE 111 days. Today is day 37 और हमारे मॉडर्न फिजिक्स की जर्नी में आज न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस। आज मैं न्यूक्लियस को दो सेक्शन में कंप्लीट करूँगा। सेक्शन 1 दैट इज़ टुडे, आज हम लोग उसकी सारी थियोरेटिकल चीज़ें और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो थियोरेटिकल बेस आते हैं वो कंप्लीट करेंगे। एंड दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन बेस्ड जो चीज़ें हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और आज भी काफ़ी चीज़ें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा बीटा गामा डी के देख ही लेंगे। तो और बट उसका सिग्निफिकेंट पार्ट जो क्यू वैल्यू वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली चीज़ कि भाई इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो आप सबको पता है जेम्स चैडविक को 1935 का नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूट्रॉन्स नॉट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया था, तो एक पोलोनियम था, इट वाज अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट वाज अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सोर्स से निकले थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, और वो अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था किस पर, बेरिलियम पर बम्बार्ड किया था। और बेरिलियम पर जैसे बम्बार्ड किया, यहाँ से न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, और न्यूट्रॉन्स की वजह से जब पैराफिन वैक्स, ये न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल था जो कोई भी चार्ज डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब इस न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया गया पैराफिन वैक्स पर, तो यहाँ से प्रोटॉन्स बाहर निकलने लगे। और ये प्रोटॉन्स को निकालने वाला बहुत हैवी पार्टिकल चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट जब उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से कैलकुलेशन किया था, एनसीईआरटी की लाइन याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम बेस्ड कैलकुलेशन थे। मोमेंटम बेस्ड कैलकुलेशन से रिजल्ट किया था कि द न्यूट्रॉन हैज़ ऑलमोस्ट सेम मास एज दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो कोई हैवी एलिमेंट ही होना चाहिए और चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, बिकॉज ये इससे कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था चार्ज डिटेक्टर से। लेकिन हाँ, फिर यहाँ से प्रोटॉन निकले तो पता चला कि भाई इतना सक्षम है, इतनी एनर्जी लेके ये आ रहा है बंदा कि गैमा रेस तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि गैमा रेस के पास प्रोटॉन निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी होनी चाहिए थी। तो पहले ऐसा अज्यूम किया था कि यहाँ से जो निकलने वाले पार्टिकल्स है या जो भी रेडिएशन है वो गैमा रेज है, ऐसा मान रहे थे वो। लेकिन फिर पता चला कि इट वाज एक्चुअली नॉट गामा, इट वाज एक्चुअली न्यूट्रॉन्स, जो एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है, हैवी न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो इसकी बात रुदरफोर्ड ने भी की थी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन नहीं हो सकता, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सम न्यूट्रल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसकी डिस्कवरी जो हुई, ये एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया था जेम्स चैडविक ने, और उनको 1935 का नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, जेम्स चैडविक को मिला था। चलो, तो अभी एएमयू क्या होता है, तो एएमयू बेटा है जो एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है, स्मॉल यूनिट के मास अगर आपको मेजर करने हो तो हम लोग इसको मेजर करते हैं एएमयू से। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पेन का मास मुझे मेजर करना है, तो मैं कभी भी टन्स में मेजर नहीं कर सकता, या मैं इसको माइक्रोग्राम में मेजर नहीं कर सकता। माइक्रोग्राम बहुत छोटा यूनिट हो गया और टन जो है वो बहुत बड़ा यूनिट हो गया। अगर एक हाथी का वज़न आपको मेजर करना है तो आप किलोग्राम में नहीं करते, हम टन्स में करते, कितना टन है। और ये पेन का अगर मेरे को मालूम करना है तो मैं ग्राम मेरे लिए सूटेबल यूनिट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स द यूनिट इज़ चूजन। तो यहाँ पर जो यूनिट चूज़ करेंगे हम न्यूक्लियस के मेजरमेंट के लिए, या तो जो भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनका मास मेजरमेंट के लिए, तो हम लोग जो यूनिट चूज़ करेंगे वो है एएमयू, विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट। नाउ व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट? इट इज़ द 12th part of the mass of carbon 6C12 एटम। मतलब अगर आप उसका मेजरमेंट देखो तो यहाँ पे मैंने एक आंकड़े लिए हुए हैं, 1.992647 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg इसका टेक्निकल फिगर है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 12th करता हूँ तो ये मेरा होता है 1 AMU, जिसकी वैल्यू आती है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तुम्हारा 1 AMU होता है। 1 AMU इतना है, इसको हम 1U भी कहते हैं, 1U, ठीक है। तो ये
एटॉमिक मासेस या न्यूक्लियर मासेस मेजर करने का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, जेड एंड दिस इज ए। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। दिस इज atomic number of the element and this is the mass number, atomic mass number of element। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियॉन क्या है? तो जो भी न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है ना। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियॉन है, 4 न्यूक्लियॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, उसमें से 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ठीक है बेटा, डन है, फाइन। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम, तो बेरिलियम के अंदर बेरिलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Be49, बेरिलियम को रिप्रेजेंट करते हैं Be49। अब इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो 4 क्या हो गया? 4 प्रोटॉन हो गया, टोटल न्यूक्लियन 9 हो गए। अब न्यूक्लियन में से 4 प्रोटॉन को आप माइनस करोगे, 9 - 4 विच इज A - Z, तो वो मिलता है तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब A - Z करने से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। जैसे यूरेनियम 92 235, ठीक है, तो इसमें 92 हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। 235 - 92 विच इज 143, 143 तुम्हारे हो गए न्यूट्रॉन्स, और 235 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब ये हो गए तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तुम्हारे पास इतने रहेंगे। ठीक है बेटा, डन है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया अपना। अब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स क्या है? अब इनके नाम खुद सजेस्ट कर रहे हैं। आइसोटोप्स, टोप्स में क्या P, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। आइसोटोप्स में क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मैं अभी दे रहा हूं आपको। N क्या है? इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। A क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। ये आइसोमर्स है, बिल्कुल अलग ही प्रजाति है। इसको इनके पास इनका सब कुछ सेम होगा, A N P सब सेम होता है, बस दे विल बी हैविंग डिफरेंट, हम कह सकते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, मतलब इसके बारे में बताऊंगा। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी अलग होती है। आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, पहले 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइसोटोप्स के बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए, अब इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे। आप इसको पॉज करके आराम से आइडेंटिफाई कर ला कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लेके यहाँ पे एज एन एग्जांपल लिख लूँगा। ठीक है, चलो। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे कौन से जिनका प्रोटॉन सेम है। तो ये हाइड्रोजन है 1H1, यहाँ पर ये 1H2 है और ये है 1H3, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। 1H1 1H1 1H2 एंड 1H3, ये हो गए आइसोटोप।
एक एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अगर हमें मिल जाए यहाँ से। इनका नाम सेम होगा आपका, देखो जैसे यूरेनियम का नाम सेम है ना, नाम कार्बन का नाम सेम है, देखो C 614 612 और 613, तो 612 613 और 614, तो C 612 C 613 C 614, ये एग्जाम्पल हो गया। अब न्यूट्रॉन किसका सेम है, लेट्स सी। देखो 4 - 2 इज व्हाट 2, 3 - 1 इज व्हाट 2, तो यहाँ पर हीलियम और ये ट्रीटियम 3H1 4He2, 3H1 एंड 4He2, ये पहला एग्जाम्पल हो गया किसका, आइसोटोन का, क्योंकि 3 - 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, 3 - 1 2, 4 - 2 इज ऑल्सो 2। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से, चलो पहचान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो 9 - 4 इज 5, 10 - 5 इज ऑल्सो 5, तो बेरिलियम एंड बोरॉन, तो 9 Be4 10 B5, 9 Be4 10 B5, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के हो गए आइसोटोन्स। आइसोबार देखते हैं, ऊपर जिसका सेम हो वो आइसोबार है, तो ये देख लो कार्बन C614 N714, C614 N714, तो ये होगा तुम्हारा एक एग्जाम्पल है C614 नाइट्रोजन 714। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अगर कोई मिले तो, ये रहा देखो 1H3 2He3, 1H3 एंड 2He3, उसमें आप देख सकते हो ऊपर 3 जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दिखा रहा है जो सेम है। इसका एग्जांपल मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा जब मैं गैमा रेस की बात करूंगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आप इसमें से और बहुत सारे ऐसे पेयर्स ढूंढ सकते हो, आपको बहुत सारे यहाँ पे पेयर्स देखने को मिलेंगे एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर आइसोटोप, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। अच्छा, ये ऐसे सर प्योर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस ये क्वेश्चन कैसे आएंगे पता है, आपको एक रिएक्शन दे देंगे, आपको एक रिएक्शन दे देंगे और उस रिएक्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मेन जो आपका रिएक्टेंट था उसका क्या है, आइसोटोप है, आइसोबार है कि आइसोटोन है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये कोई क्वेश्चन का पार्ट होगा। अब देखो आइसोटोप्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, तो कभी कभी क्या होता है जैसे उनका एबंडेंस कितना है, जैसे ये जिंक है तो जिंक के 5 आइसोटोप है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। 35 वाले का जो मास नंबर होता है, मास कितना है, तो वो 34.98 U है, ठीक है, और इसका जो है वो 36.98 U है, ठीक है। अब इनका एबंडेंस है 75.4% एंड 24.6%, मतलब अगर जब भी आप कोई भी 1 चम्मच क्लोरीन लेते हो तो उसमें इतना परसेंट ये होगा और इतना परसेंट ये होगा, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ऑलवेज। और इसी वजह से आपने देखा होगा क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 U लेते हैं, वो एक्चुअली 35.47 U है। इसका कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सी आपको इसका मास पता होना चाहिए और इसका कितना परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 75.4% मल्टीप्लाइड बाई इसका मास 34.98 U प्लस इसका परसेंटेज जितना आता है वो मल्टीप्लाइड बाई इसका मास जो है वो 36.98 U डिवाइडेड बाय 100 आप करोगे तो आपको मिलेगा 35.47 U। ये जो है वो आपका एटॉमिक मास नंबर आपको मिलेगा, किसका, क्लोरीन का कितना है, तो हम 35.5 U लेते हैं क्लोरीन का। तो यहाँ पे वैसे ही एल्यूमिनियम का अगर आपको परसेंटेज एबंडेंस पता है, इनका मास पता है, वैसे ही कार्बन का आपको एबंडेंस पता है, इनका मास पता है, हाइड्रोजन का एबंडेंस मास पता है, तो हम इसका जो एक्चुअल नंबर कितना आएगा कंपोजिशन का वो आप मास नंबर निकाल सकते हो। तो याद रखना परसेंटेज इंडिविजुअल मास प्लस परसेंटेज इंडिविजुअल मास प्लस तीसरा है तो उसका परसेंटेज इंडिविजुअल मास, हाँ याद रहे दोनों का परसेंटेज का एडिशन 100 होना चाहिए। अगर 3 जन है तो तीनों का परसेंटेज का एडिशन 100 होना चाहिए। डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिसे हम जनरली लिखते हैं 35.5 U, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस एंड डेंसिटी। सी एटॉमिक रेडियस का आपको फॉर्मूला दिया होगा R इज इक्वल्स टू
R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। ठीक है, ये आपको वैल्यूज दी हुई होगी। अब इसकी जो वैल्यू है R नॉट की वैल्यू आपके पास आती है 1.2 इंटू 10 रेस टू -15। सॉरी, दिस इज नॉट एटॉमिक, दिस इज न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस एंड डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर रेडियस हम पता करें तो 1.2 इंटू 10 रेस टू -15 मीटर। काफ़ी बुक्स में इसको 1.3 इंटू 10 रेस टू -15 मीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर सवाल बढ़िया बढ़िया बनते हैं। रेडियस जो है वो एटॉमिक मास नंबर के 1/3 पार्ट पे डिपेंडेंट है, ये हमको पता है। ठीक है सर, फाइन। ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे मेरे, मतलब ये बाउंड्री है मेरे न्यूक्लियस के, मेरा न्यूक्लियस का रेडियस है R। अब ये डिपेंड करेगा कि मेरे पास कितने न्यूक्लियॉन्स है, उस न्यूक्लियॉन के नंबर के रेस टू 1/3 पर वो डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला पूरे गांव को पता है, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास जो है वो तो कितना होगा वो हम कैसे बताएंगे, मास तो हम कैसे बताएंगे कितना होगा, तो किसी भी बॉडी के अंदर मास कितना होगा तो वो डिपेंड करेगा कि उसके पास न्यूक्लियॉन कितने हैं। किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियॉन। अब हर न्यूक्लियॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जितना प्रोटॉन का मास है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का मास है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर, टोटल नंबर कितना है, तो A जितना है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ A मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन करोगे तो आप टोटल न्यूक्लियस का मास आपको मिल जाता है कितना होगा। ठीक है, तो याद रखना मास को मैंने कैसे फाइंड किया, एक का मास मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम ही है, तो किसी भी एक का आप मास ले लो। अगर ये मान लो ये 1 यूनिट है तो वैसे 50 है तो 50 यूनिट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं, तो ये कितने हैं, दैट इज व्हाट एटॉमिक मास नंबर इज A। तो एटॉमिक मास नंबर को जब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई किया जाए तो मास ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। वापस मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे मिलता है, एटॉमिक मास नंबर मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है उन्हें मास ऑफ 1 न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई किया जाए। अब आप बोलोगे सर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियन ही है, तो अगर उन दोनों न्यूक्लियन से हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमें देगा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। और नीचे वॉल्यूम है, क्योंकि उसे हम स्फेरिकल मान के चलते हैं तो 4/3 पाई r³। ठीक है, अब अगर आप बेटा यहाँ पर R का फॉर्मूला पुट करते हो यहाँ से तो 4/3 पाई इंटू r³। अगर R का क्यूब मैं यहाँ पे लिख दूँ R0 इंटू A⁻⁴ का होल क्यूब कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा A इंटू M अपॉन 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A। तो अगर आप देखो ये A से A कैंसिल हो रहा है और ये न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की है। ये बहुत ज़्यादा डेंस है भाई, मतलब आप पानी की डेंसिटी देखो तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब की होती है, ये है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि न्यूक्लियर डेंसिटी कभी भी एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर आप दो कोई भी न्यूक्लियस लोगे तो उनका डेंसिटी जो है वो सेम रहने वाला है। आप कोई भी दो न्यूक्लियस ले लो, उनकी डेंसिटी सेम रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अबे इस पर हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है इस पर। क्या बोला मैं, वापस बोल रहा हूँ क्या, हियर एटॉमिक, सॉरी नॉट एटॉमिक, बार बार एटॉमिक बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। और इस पे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन पूछते हैं, राइट। अब इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। देखो 10⁻17 बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर हम अर्थ को पूरी श्रिंक कर दे और इस न्यूक्लियर डेंसिटी जितनी डेंस कर दे, सिर्फ न्यूक्लियन से बनी हुई होती, उसमें कोई गैप्स नहीं होती, तो अर्थ मेरली कुछ किलोमीटर्स का इतना रेडियस हो जाएगा, 1 किलोमीटर का रेडियस हो जाएगा उसका,
राइट, इतनी छोटी अर्थ हो जाएगी, इतनी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर चीज़ें न्यूट्रॉन स्टार जो हम कहते हो, न्यूट्रॉन स्टार जो भी है वो भी बहुत डेंस होता है। मतलब आप ऐसा समझो कि इतनी सी चीज़ होगी, वो भी इतनी हैवी होगी कि आप नहीं उठा पाओगे। सिर्फ न्यूट्रॉन से बनी हुई है, सिर्फ न्यूक्लियॉन से बनी हुई है, तो इतनी सी चीज़ भी इतनी हैवी होगी, ये पेन इतनी हैवी होगी कि मैं नहीं उठा पाऊँगा इसको, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें लग जाएगी इसको उठाने में, वो इतना हैवी हो जाती है चीज़ें। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ वेरी हाई and that is constant for each element. It is independent of A. It is independent of atomic mass number. इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन की लड़ी लगा सकता हूँ मैं इस पे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2020 वाला, क्या बोला? द रेडियस R of a nucleus of mass number A can be estimated by formula R equals to this. It follows that the mass density of nucleus out of the order of dash. तो ये सीधा ऑर्डर पूछा है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, सीधा टिक करना था। ये 2020 में पूछा था क्वेश्चन कि न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। चलो, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 πr³ होता है। यस सर, मैं आर का फॉर्मूला अगर पुट करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ R0 A⁻1/3 का क्यूब? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A? यस सर, करेक्ट। तो क्या वॉल्यूम A के डायरेक्ट रिलेशन में है? यस सर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो दूसरा स्टेटमेंट नेचुरली इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर पहला करेक्ट है तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, गलत। डेंसिटी कभी भी मास नंबर पर डिपेंड करती ही नहीं है। डेंसिटी के अंदर एटॉमिक मास नंबर कैंसिल हो जाता था, हमने देखा था, राइट। तो द सेकेंड वन, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, गलत। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, सही। तो सिर्फ A एंड E सही है, तो A एंड E ओनली आर करेक्ट। देखो इस पे क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्या डेंसिटी किसका ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस। भाई डेंसिटी सबकी कांस्टेंट है, कोई भी न्यूक्लियस आप ले लो, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ताकि आपकी नोट्स में पढ़ा रहे, ठीक है। तो 1:1 आंसर आएगा। नेक्स्ट आ लो, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A एंड रेडियस R, द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डैश। देखो अब यहाँ भी फंसाने की कोशिश करिए, ये दिया हुआ है लेकिन ये गलत आंसर है, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ A आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ R/R0 विथ नेचुरल लॉग ऑफ A। देखो अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है बेटा कि R इज इक्वल्स टू R0 A⁻1/3 होता है, क्या मैं कह सकता हूँ R/R0 इज इक्वल्स टू A⁻1/3। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, नेचुरल लॉग ऑफ R/R0 इज नेचुरल लॉग ऑफ A⁻1/3, और ये 1/3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ A इज नेचुरल लॉग ऑफ R/R0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेचुरल लॉग ऑफ R/R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग ऑफ A। मतलब जो ग्राफ आएगा वो तुम्हारा बेटा कैसा आएगा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि देख के ही पता चल जाता है कि तुम्हारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, दिस इज बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज assertion A एंड द अदर इज द रीजन R। assertion क्या कह रहा है? द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइड्स 10B5 6Li3 56 Fe26 20 Ne10 209 Bi83 कैन बी अरेंज एज दिस। भाई डेंसिटी इसकी ज़्यादा उसकी ज़्यादा उसकी कम ऐसा होता ही नहीं है, डेंसिटी सबकी सेम होती है। तो तेरा पहला एसेशन गलत है। रीज़न क्या कह रहा है? द रेडियस R ऑफ द न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू हिज मास नंबर A एज दिस। स्टेटमेंट तेरा सही है, ये रीज़न वाला स्टेटमेंट सही है, उसका कुछ लेना देना नहीं है ऊपर वाले से। वेयर R0 इज कॉन्स्टेंट, इफ द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। देखो भाई एसर्शन गलत है, रीजन सही है। assertion is true, assertion is false, reason is true। डेंसिटी कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, डेंसिटी सबकी सेम होने वाली है। और सेकेंड थिंग कि R0 A⁻1/3 भी सही है, ठीक है।
राइट, मतलब नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। A nuclear disintegrates into two nuclear parts in such a way that the ratio of their nuclear sizes मतलब यहाँ पे रेडियस की बात की है, is 1:2:1/3. The respective speed have a ratio of n:1. The value of n is dash. See, अगर बेटा यहाँ पर मैं कोई भी एक मास था, बड़ा मास था मान लो, अगर वो एकदम से फटता है तो दो मास में कन्वर्ट होता है, मास 1 एंड मास 2, इसकी स्पीड होगी वो v2, इसकी स्पीड होगी वो v1, और ऐसा कुछ भी होगा तो ऑलवेज ड्यू टू द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम ये कह सकते हैं कि m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू m2 v2। अब यहाँ पे स्पीड्स एंड v1 बाई v2 वो तुम्हें दिए m2 बाई m1। अब मास जो है वो है तुम्हारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2 अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम 1, क्योंकि डेंसिटी सेम है, न्यूक्लियर डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी। वॉल्यूम अगेन किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन 4/3 पाई r0 a⁻⁴ का होल क्यूब, या सिर्फ रेडियस की बात की है, रेडियस की सिर्फ बात की है ना, तो r2 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई r1 का क्यूब। अब r2 अपॉन r1 मतलब इसका उल्टा 2⁻⁴ अपॉन 1 का होल क्यूब, तो ये तेरा हो जाएगा बेटा 2:1। तो क्योंकि ये तेरा 2:1 आ रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 4/3 पाई, तो वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2 इज 2:1, ये तेरा n:1 है, तो n की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन एक और पूछा हुआ था, देख लेते हैं अगर हमने मिस तो नहीं कर दिया। ओके, ठीक है, चलो अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब हम किसी कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस को देखते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के मास अलग अलग देखते हैं, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ में देखते हैं, न्यूक्लियस को पूरा साथ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक समझ लो एक वेइंग स्केल रखता हूँ, वज़न का स्केल रखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक हीलियम का न्यूक्लियस रख दिया जिसमें समझो है मेरे पास 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, और मैंने यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अलग अलग रख दिए, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अलग अलग रख दिए, है ना। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ऐसे नीचे आ रहा है और ये ऐसे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कंबाइन होने से इनका जो मास है वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, है ना, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, वाई इट इज सो, है ना। दिस इज हीलियम का न्यूक्लियस एंड दिस इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन अलग अलग है। अब ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो यहीं पे सारी बात आके अटकेगी कि जब भी कोई एटम बाउंड होता है तो उसका कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास डिफेक्ट वहाँ पे आता है, तो कितना मास का डिफेक्ट हुआ वो हम वहाँ पर फाइंड करते हैं। तो कैसे हम मास डिफेक्ट फाइंड करते हैं, तो मास डिफेक्ट फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला है, फिर हम एक एक्सरसाइज भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये पता चला कि mass of nucleus was found to be lesser than the individual masses of nucleons when added together, right, due to
बाइंडिंग सम ऑफ द मास gets converted into energy ठीक है। इसका रीज़न ये माना जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है कि भाई Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये पहले फाइंड करना है आपको टोटल, मतलब प्रोटॉन का पूरा मास अलग से फाइंड किया मैंने, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस उसमें से माइनस करूँगा मैं मास ऑफ न्यूक्लियस को। यहाँ से जो मुझे मिलता है इसको हम डेल्टा एम कहते हैं। नाउ दिस डेल्टा एम इज नथिंग बट माई मास डिफेक्ट। दिस इज योर मास डिफेक्ट, ठीक है। इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ठीक है। अब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 8 है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ उनका प्रोटॉन्स है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00727 U प्लस 8 उसके पास क्या है न्यूट्रॉन, तो 1.00866 U न्यूट्रॉन का मास हो गया, माइनस मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है तुम्हें 15.99053 U और यहाँ से तुम्हें मिलता है मास डिफेक्ट जो आता है 0.13691 U। तो डेल्टा एम की वैल्यू आती है 0.13691 U। अब ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक है। अब ये मास डिफेक्ट को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दो फॉर्मूलाज है। कौन सा कब यूज़ करना है आपको बता देता हूँ। सी, अगर आपको कन्वर्जन ऑफ मास डिफेक्ट इनटू एनर्जी, अब इसी मास डिफेक्ट को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, ये जो मास का डिफरेंस आया ना वो क्यों आया, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो आपको मिलती है, बाइंड होने से मास को डिफेक्ट आया ना, तुम्हारा मास डिफेक्ट क्यों आया, बाइंड होने से आया, तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं हम इसको। तो डेल्टा एम को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू सी स्क्वायर, तो आपको ये डेल्टा एम सी स्क्वायर करने से यू विल बी गेटिंग बाइंडिंग एनर्जी इन जूल, बाइंडिंग एनर्जी इन जूल, ठीक है। एम सी स्क्वायर करने से आपको जूल में मिलेगी, याद रखना। इफ यू वांट टू गेट दिस एनर्जी इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्टिंग मास डिफेक्ट डायरेक्टली into mega electron volt, we have to just multiply delta m with one magical number 931.5। आप MEV पर सी स्क्वायर कहते हैं इसको, MEV अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर इसको डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एम से सीधा मल्टीप्लाई करने से आपको MEV मिल जाए, MEV में एनर्जी मिलेगी। मतलब जो भी आपका डेल्टा एम आता है सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलती है। अब ये मास जो होते हैं बेटा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये मास डिफेक्ट व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी वो बहुत हैवी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये वैसे देखा है तो आपको लगे सर कुछ भी नहीं है, तो बहुत कम वैल्यू है, तो भाई ये सिर्फ है एक न्यूक्लियस की बात है। अब ऐसे आप समझ सकते हो कितने कितने न्यूक्लियस एक एलिमेंट के अंदर होते हैं। मतलब अगर ये पेन की बात करूँ तो इसमें कितने सारे न्यूक्लियस होंगे सोचो, है ना। अब वो सारे न्यूक्लियस अगर टूटे और ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई तो यू विल बी गेटिंग मास अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस आर वेरी डेंजरस, राइट। तो ये बात हो रही है सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात हो रही है,
ठीक है। और यहाँ पर इसमें हर न्यूक्लियन ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, तो वो जानने के लिए हम एक और टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वापस समझते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर हीलियम जो था उसका पूरा मास कम है हर एक सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ। सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को पूरा लिया मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें से इसका एक्चुअल मास माइनस किया तो पता चलता है इसमें कितना ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है मान लो 36 यूनिट आ रहा है, ये है 35.6 यूनिट, तो 36 में से 35.6 यूनिट माइनस कर दिया तो 0.4 यूनिट आपको मिल रहा है। समझ में आया? तो ये 0.4 यूनिट दैट इज़ अ वेरी छोटा सा मास डिफेक्ट। अब ये वेरी छोटा सा मास डिफेक्ट को अगर तुम जूल में कन्वर्ट करते हो तो c² से मल्टीप्लाई करो, सीधा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाँ ये डेल्टा m जो है वो kg में होना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना इसका, kg में होना चाहिए। और ये c इज़ नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, मास इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है तो वो kg में होना चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट है तुम्हारी, ठीक है। तो कन्वर्टिंग मास डिफेक्ट डायरेक्टली इनटू mu बता दिया मैंने। अब एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इसका मतलब हो गया EB/A, इसको हम कहेंगे EBN। ये जितनी ज़्यादा है, ये जितनी ज़्यादा है उतना अच्छे से बंधा हुआ है न्यूक्लियस, बाइंडेड अच्छे से, मस्त बाउंडेड है, गुड बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम हुई मतलब उसके फूटने के चांसेस ज़्यादा है, समझ लेना आपको। तो EBNA वो स्टेबिलिटी भी डिसाइड करता है ना, कितना स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया था। ये ग्राफ हर एक एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास नंबर मतलब न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। दिस वर्सेस दिस का ग्राफ था ये, और ये प्लॉट किया हुआ है सारे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के लिए ये प्लॉट किया हुआ है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है इस ग्राफ को हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन हमें इस ग्राफ से निकालने हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन निकालने? तो सबसे पहली चीज़ कि ये ग्राफ जो है वो छोटे एलिमेंट्स के लिए बढ़ रहा है। ये एटॉमिक मास नंबर 30 तक बढ़ता है, 30 तक बढ़ रहा है। और एटॉमिक मास नंबर 170, 30 से 170 तक, लगभग 30 से लेकर 170 तक, यहाँ तक इसकी वैल्यू लगभग सेम रह रही है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, लगभग सेम रह रही है और उसके बाद वो गिर रहा है। तो सबसे पहले दो ऑब्जर्वेशन क्या है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द ग्राफ ऑफ EBN versus A keeps on increasing till A equal to 30. For 30 less than A less than 170, the graph is almost constant. It gives maximum value of 8.5 MeV per nucleon for A equals to 56, which is nothing but iron, most stable element. ठीक है, तो आयरन के लिए उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलती है 8.5 MeV, जो मैक्सिमम आयरन के लिए जा रही है, यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है, मैक्सिमम उसके लिए जाती है। एंड अगर यूरेनियम के लिए देखा जाए, फॉर यूरेनियम 238, इट्स वैल्यू इज क्लोज टू 7.6 MeV पर न्यूक्लियन।
then again graph starts declining from a equals to 170 to the higher or heavier elements. तो heavier elements के लिए ये वापस घटना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखे इसके. अब इस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. सबसे पहला कंक्लूजन कि भाई तुम्हारा EBN की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब MEV में है. मतलब आप सोचो बाइंड हो चुके हैं, MEV की एनर्जी से बाइंड हो चुके हैं, तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है. मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट्स वेरी वेरी हाई. तो न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड विथ वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी हैज़ अ वैल्यू in terms of MEV per nucleon. It is much higher value. तो सबसे पहला conclusion क्या है? Since the value of EBN has value in mega electron volt, hence it can be concluded that the nucleus are bounded strongly. Nucleons are bounded strongly with very strong attractive force. तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बहुत अच्छे से बाउंड किए हुए हैं. ठीक है. दूसरा यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि भाई 30 से 170 में ग्राफ EBN का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. 30 से 170 में जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि भाई एक न्यूक्लियन जो है वो कुछ पड़ोसी न्यूक्लियंस के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा होगा. मतलब आप सोचो अगर ऐसा होता कि न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर मैंने बहुत सारे न्यूक्लियंस इसमें ऐड कर दिए, है ना, और अगर ऐसा होता कि सब एक दूसरे को खींच रहे होते, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते, तो क्या होता? EBN बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ती ही जाती, ये तो और बढ़ती जाती. जितना ऐड करूँगा और बढ़ेगी. पर ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि कुछ न्यूक्लियंस जो पड़ोसी कुछ न्यूक्लियंस के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं. इसको क्या हो रहा है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है भाई. ये कुछ अपने पड़ोसियों से इंटरेक्ट करता है, ये अपने कुछ पड़ोसियों के साथ ही इंटरेक्ट करेगा. ये बंदे को इससे कोई लेना देना नहीं, ये बंदे को इससे भी कोई लेना देना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं, इनको इससे कोई लेना देना नहीं. इसका मतलब इसलिए अगर नहीं तो बढ़ेगा तो सब ऐसे एक दूसरे को टच करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी. बट ग्राफ ऐसा दिखा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ ही नहीं रही है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई सिंगल न्यूक्लियन कैन इंटरेक्ट ओनली विथ सम नेबरिंग न्यूक्लियंस. मतलब कुछ नेबरिंग न्यूक्लियंस के साथ ही ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. नाउ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ EBN, a constant value of EBN for 30 less than 170 indicates that दो चीजें इंडिकेट कर रहा है. क्या? a single nucleon can interacts only with few neighboring nucleons, which shows that nuclear force is short range force. कैसा फोर्स है बेटा ये? इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कि भाई न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबको नहीं लगता है। ये जो खींचने वाला फोर्स है ना, आप बोले हो प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब नहीं करते, ठीक है, सब नहीं करते। यस, नज़दीक नज़दीक वाले प्रोटॉन प्रोटॉन ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो रेंज से बाहर है तो रिपल ही करने वाले, नहीं तो आप देखो क्या हो रहा है फिर आगे आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके ये डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है? बाइंडिंग गड़बड़ा रही है भाई, अच्छे से बाउंडेड नहीं हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है, ये प्रोटॉन कहेगा, ये प्रोटॉन से कहेगा भाई मैं तो तेरा दुश्मन, अपन 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 दोस्त नहीं भाई, अपन अपन दुश्मन है। नज़दीक वाला दोस्त है मेरा, न्यूट्रॉन मेरा दोस्त है, मेरे को अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रॉन मेरा दोस्त है, मेरे को अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूट्रॉन भी मेरा दोस्त है, मुझे अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूट्रॉन भी मेरा दोस्त है, अट्रैक्ट करेगा। ये प्रोटॉन भी मेरा दोस्त है, मुझे अट्रैक्ट करेगा भाई। ये प्रोटॉन मुझे अट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन मुझे अट्रैक्ट करेगा। बट मेरे कुछ पड़ोसियों से ही दोस्ती है भाई। मेरा ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, ये सबको मैं रिपेल करूँगा, ऐसा ये प्रोटॉन कहता है। तो ये प्रोटॉन कुछ प्रोटॉन के साथ ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करता है, बाकी इन लोग को धक्का मारता है और इसी वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी जो स्ट्रांगली बाउंडेड थी उसकी बाइंडिंग गड़बड़ आती है, ठीक है। और ये बाइंडिंग गड़बड़ आती है क्योंकि अब जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं और इसी वजह से क्रिएट होती है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्योंकि एक प्रोटॉन पे दूसरे प्रोटॉन से लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स सब सेम होता है, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बाकी प्रोटॉन्स की वजह से उसकी बाइंडिंग गड़बड़ आती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रहे, इसी वजह से ऐसा होता है। अब हो क्या रहा है, एलिमेंट्स को क्या चाहिए? हर एलिमेंट्स को साहब जी चाहिए स्टेबिलिटी। एवरी एलिमेंट वांट्स स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट को क्या चाहिए बेटा? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या करेंगे? तो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या होता है स्टेबिलिटी के चक्कर में। स्टेबिलिटी के चक्कर में सबको चाहिए हाई बाइंडिंग एनर्जी। जितनी हाई बाइंडिंग एनर्जी उतना अच्छा सा बाउंडिंग, ठीक है। तो ये यूरेनियम भाई साहब क्या करेंगे? यूरेनियम भाई साहब टूटेंगे और टूट कर छोटे होने की कोशिश करेंगे ताकि पीछे चले जाए, और पीछे जाएंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। सो हैवियर न्यूक्लियस ट्राई टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी, एंड इन दैट प्रोसेस वो कुछ एनर्जी भी लूज करते हैं, और इसी वजह से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कुछ एनर्जी लूज होती है और वो एनर्जी उस प्रोसेस में बाहर निकालते हैं, अपना एक्स्ट्रा मास गवा देते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और वो पीछे आ जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, और छोटे बन के वो आपको स्टेबिलिटी, अपने आप को और स्टेबल बनाते हैं, स्टेबल लेवल पे वो आ जाते हैं। सो हैवियर न्यूक्लियस सिंस दे आर इन ऑन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ है, इनको इस साइड आना है, और ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है उन्हें बड़ा बनना है, इसीलिए हाइड्रोजन वगैरह जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं हीलियम बनने के लिए। हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं हीलियम बनने के लिए। आप देखो हाइड्रोजन हीलियम कम बाइंडिंग एनर्जी, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूज़ होके हीलियम बनेंगे। तो सन के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। छोटे एलिमेंट्स बड़ा बनने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? यस, हैवियर न्यूक्लियाई और हैवियर न्यूक्लियस in order to get high stability and higher value of binding energy heavier nucleus always breaks down into lighter ones, ठीक है। तो heavier nucleus always break down into lighter ones which are more stable by undergoing fission, nuclear fission reaction, nuclear
फिजन रिएक्शन। ठीक है, चलिए। और इन ऑर्डर टू गेट हाई स्टेबिलिटी द lighter nuclei get fused together by undergoing nuclear fusion reaction. Nuclear fusion reaction in order to get stability. In order to get stability. In order to get stability. ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया सा हमने एक एग्जाम्पल इसके वजह से देखा। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से आपको पूछ सकते आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ स्टडी किया। तो बाय स्टडिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस distance graph for nucleons, it can be concluded that the force is highly attractive for distances equivalent to 0.8 Fermi femtometer. Beyond that, the force is again repulsive. एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा जिसमें वापस बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इनका न्यूक्लियर फोर्स सेम होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज सेम, बट प्रोटॉन नेट फोर्स is lesser compared to न्यूट्रॉन। तो इसका ध्यान रहे, फंसना मत भाई, फंसना मत। अगर न्यूक्लियर फोर्स पूछते तो सेम है, लेकिन नेट फोर्स पूछा है तो क्योंकि प्रोटॉन रिपल्शन भी तो कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपल्शन को क्या करता है, वो नज़दीक है ना, तो रिपल्शन को भूल जाने का भाई, वो अट्रैक्शन ही दिखाएगा। लेकिन दूर है तो रिपल्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया, यहाँ पे मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया, ये दूर है ना, इसको रिपल्शन फील होगा। ठीक है, इन लोगों की वजह से जो रिपल्शन होगा इसको फील होगा, लेकिन क्योंकि वो आसपास भी घिरा हुआ है सबसे, तो बंधा हुआ तो है ही वो न्यूक्लियस के अंदर, बट फिर भी रिपल्शन फील हो रहा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो कम होता है किसका, प्रोटॉन का। ठीक है बेटा, डन है। चल अब अल्फा डी के देख लेते क्या है। अल्फा डी के क्या है, व्हेन अगर किसी एलिमेंट में से मान लो कोई x एलिमेंट लेते हैं, इफ x एलिमेंट है, इसका कुछ भी z है और कुछ भी a है। ठीक है, इफ दैट गिव्स आउट He2 तो आपको जो मिलेगा वो y मिलेगा, और वो y के पास होगा Z-2 एंड A-4। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है अल्फा डीके का। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस कह रहा हूँ, न्यूक्लियस विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बिना वाला। ठीक है, तो इसका चार्ज होता है इसका मास जो होता है 4u होता है, इसका मास जो होता है वो 4u होता है, और जो चार्ज होता है वो 2e होता है ना। 2 4 से भी
या α24 से डिनोट किया जाता है। कभी कभी इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी किसी एलिमेंट में से 92 है तो -2 करना है नीचे और -4 करना है ऊपर। अल्फा डीके इज़ वेरी सिंपल। डीके होना मतलब छोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये बहुत बढ़िया सा रिएक्शन एक आपको दिख रहा होगा। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे करना है। अब बीटा डीके दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और दूसरा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विच इज़ पॉजिट्रॉन। तो बीटा माइनस जनरली कुछ नहीं बोलता, बीटा बोलता है तो हमें इलेक्ट्रॉन ही समझना है। बीटा डीके इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, और बीटा प्लस जो है दैट इज पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन। अब इसका मैं आपको थोड़ा रिएक्शन समझाता हूँ कैसे आपको समझना है रिएक्शन। देखो बीटा माइनस कब निकलता है, बीटा माइनस कब निकलता है, देखो ध्यान से सुनना। न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन टूटेगा तो न्यूट्रॉन देगा। अब क्योंकि न्यूट्रॉन तो नेगेटिव था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए इस साइड आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे निकलती है जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसको कहते हैं हम एंटी न्यूट्रिनो, सब एटॉमिक पार्टिकल है। एंटी न्यूट्रिनो, ये बार है तो ये बार याद रखना, ठीक है। तो ये इसका जनरल रिएक्शन है। 2025 में पूछा इस पे क्वेश्चन, 2025 में इस पे क्वेश्चन आया। प्रोटॉन टूटता है, न्यूट्रॉन देता है, इसके पास एक प्लस है, तो अब ये तो न्यूट्रल है, तो इसका प्लस कहाँ गया, तो इसका प्लस कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा प्लस एक। ये जनरल रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो याद रखना प्रोटॉन डीके होके क्या देता है, न्यूट्रॉन देता है, प्लस एक पॉजिट्रॉन देगा और न्यूट्रिनो देगा। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और एंटी न्यूट्रिनो देगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वही तुम्हारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा वही तुम्हारा क्या है, बीटा डीके, मतलब बीटा है, बीटा माइनस है। अब इस पे से मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। फॉस्फोरस 1532 है, फॉस्फोरस 1532 है, ओके सर। अब इस फॉस्फोरस 1532 में से मैं एक न्यूट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं ऊपर से निकालूंगा तो नीचे एक न्यूट्रॉन ही निकाल रहा हूँ ना, हाँ। तो ऊपर से निकलेगा तो ऊपर 31 हो गया, नीचे 15 ही रहेगा, अभी भी वो फॉस्फोरस ही है। प्लस मैंने एक न्यूट्रॉन को निकाल लिया ऐसे। अच्छा, हम कभी भी प्रोटॉन को लिखते हैं ना, तो प्रोटॉन को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन नीचे भी काउंट होता है, ऊपर भी काउंट होता है, पता है ना। प्रोटॉन ऊपर भी काउंट होता है, नीचे भी काउंट होता है, ठीक है, ओके। चलो, अभी ये न्यूट्रॉन बेटा टूटा, न्यूट्रॉन ने टूट के मुझे क्या दिया, तो न्यूट्रॉन ने टूट के मुझे प्रोटॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया और न्यूट्रिनो दिया। तो न्यूट्रॉन ने टूट के मुझे क्या दिया, तो 15 फॉस्फोरस 31 मेरे पास था। और अपने भाई साहब टूटे, कौन से भाई साहब टूटे अपने, ये न्यूट्रॉन 01 टूटा, न्यूट्रॉन 01 टूट के मुझे क्या दे रहा है, प्रोटॉन 11 प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो। अब ये प्रोटॉन 11 जो है वो मेरा फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होगा, तो 15 और 1 हो गया, नीचे 16 और अब ये फॉस्फोरस क्योंकि 16 है तो सल्फ़र हो गया, और नीचे ऊपर 32 हो गया, प्लस बीटा माइनस डी के प्लस एंटी न्यूट्रिनो। सो तुम्हारा ये जो फॉस्फोरस 1532 था दैट हैज़ गिवन मी सल्फ़र 1632। अब आप देखो ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ, नीचे एक बढ़ रहा है। इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, बीटा माइनस नीचे प्लस, ऊपर ऐसा क्या ऐसा। बीटा माइनस है, अगर इसमें से बीटा माइनस निकल रहा है ना तो नीचे प्लस होगा, बीटा माइनस निकल रहा है तो नीचे प्लस होगा, मतलब 15 का होगा 16, और ऊपर ऐसा का ऐसा, मतलब ऊपर चेंज नहीं होगा। शॉर्टकट याद रखना, बीटा माइनस नीचे प्लस, ऊपर ऐसा का ऐसा, बीटा माइनस नीचे प्लस, ऊपर ऐसा का ऐसा। अगर बीटा माइनस निकल रहा है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब Na1122 है, अब मेरे को क्या चाहिए, प्रोटॉन तोड़ना है तो ही तो पॉजिट्रॉन निकाल पाऊंगा। मेरे को पॉजिट्रॉन निकालना है, बीटा प्लस निकालना है। बीटा प्लस तभी निकलता है जब प्रोटॉन टूटता है, तो इससे मैं एक प्रोटॉन उधार लूँगा तो Na बन जाए Ni, क्योंकि प्रोटॉन नीचे से भी एक माइनस होगा, ऊपर से भी एक माइनस होगा, 21 हो गया, प्लस एक प्रोटॉन मैंने निकाल लिया। अब ये रिएक्शन को मैं वापस थोड़ा एक्सपांड करूँगा, तो Ne1021 प्लस, अब इसको मैं येलो कलर से सिंबलाइज कर रहा हूँ। प्रोटॉन टूटता है तो क्या देता है, प्रोटॉन टूटता है तो एक
न्यूट्रॉन देता है, प्लस एक पॉजिट्रॉन देता है, प्लस एक न्यूट्रिनो देता है। अब इसके साथ मैंने न्यूट्रॉन को कंबाइन कर लिया, तो ये Ne प्लस ऊपर एक एक हो जाएगा, नीचे 10 ही रहेगा, नीचे 10 है Ne रहेगा, ऊपर 21 और एक हो गया 22, प्लस एक हो गया पॉजिट्रॉन, प्लस एक हो गया न्यूट्रिनो। मतलब Na1122 गिव्स यू व्हाट, Na1122 गिव्स यू Ne1022 प्लस, मतलब इसका शॉर्टकट याद रखो, बीटा प्लस नीचे माइनस ऊपर ऐसा का ऐसा। 11 है, बीटा प्लस दे रहा है, बीटा प्लस तो नीचे माइनस करना है, बीटा प्लस निकला नीचे माइनस करना है, ऊपर ऐसा का ऐसा, बीटा प्लस निकला नीचे माइनस करना है, ऊपर ऐसा का ऐसा। तो 22 11 Na गिव्स यू 22 Ne10। यहाँ पे क्या था, बीटा माइनस नीचे प्लस, 15 का प्लस हो गया 16, 11 का माइनस हो गया 10, मतलब प्लस हो गया है तो माइनस करना है और माइनस निकालना है तो प्लस करना है। तो कभी कभी ऐसा जस्ट आपको दे दिया होगा एग्जांपल कि भाई x 21 46 है, इसमें से एक बीटा माइनस निकल रहा है, तो y का क्या बचेगा बताओ। तो बीटा माइनस तो नीचे प्लस ऊपर ऐसा का ऐसा, सर 22 46 बचेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा रिएक्शन हमें करना ही नहीं है। बीटा माइनस हो गया तो नीचे प्लस ऊपर ऐसा का ऐसा। अगर यही चीज़ में पूछ लेते कि भाई बीटा प्लस निकलना है तो बताओ क्या बचेगा, बीटा प्लस निकल रहा है, बीटा प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर ऐसा का ऐसा, ऊपर का चेंज ही नहीं होता है, देख लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये रिएक्शंस करने हैं और इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा है बेटा गामा डीके। अब गामा डीके में आपने देखा होगा कि जैसे कोबाल्ट 6027 है, बीटा माइनस, अब बीटा माइनस तो बचेगा क्या, नीचे प्लस ऊपर ऐसा का ऐसा, मतलब ये निकल बचेगा। अब यहाँ पे बीटा माइनस निकल के मुझे मिल गया था, फिर भी जब मुझे फाइनल मिला तो 2860 Ni मिला, 2860 Ni ही था, 2860 Ni ही मिला। ओके, इसका मतलब ये जो है वो थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में था, दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। और यही बात मैं तुम्हें बताने वाला था कि आप देखो इसको ध्यान से, Ni2860 Ni2860 क्या कोई फ़र्क दिख रहा है, नहीं, सिर्फ एनर्जी लेवल का फ़र्क है। और यही मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये आइसोमर क्या होता है। ये आइसोमर था, डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एक्साइटेड स्टेट में है, एक स्टेबल स्टेट में, तो वो दोनों निकल जो है ना वो एक दूसरे के आइसोमर है, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको आइसोमर समझाने वाला था। तो यहाँ पर ये निकल और ये निकल एक दूसरे के आइसोमर है, उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ अलग है। ठीक है, उनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ है, उनकी एनर्जी लेवल्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं वो। तो अभी बेटा क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े फॉर्मेट में मुझे एनर्जी रिलीज़ करनी है। तो यहाँ से मेरी 1.17 MeV का एक गामा रिलीज़ होगा, मतलब एनर्जी एक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होगी, एक और रेडिएशन रिलीज़ होगा, तो ये हो गया वो गामा। अब जब गामा रिलीज़ होता है तो एलिमेंट बदलता नहीं है, याद रखना। बीटा रिलीज़ हुआ तो एलिमेंट बदला, कोबाल्ट से निकल हुआ, लेकिन जब गामा रिलीज़ होगा तो एलिमेंट नहीं बदलता है, निकल का निकल ही रहेगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रहे। फाइन, चलो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है बढ़िया सा 2019 में, इन अ रेडियो एक्टिव चेन रिएक्शन, है ना, थोरियम 90 232, एट द एंड देर आर 6 अल्फा, मतलब 6 He2 4 निकल रहे हैं, है ना, एंड 4 बीटा, तो कुछ X मिलेगा और फिर फाइनल एलिमेंट मिलेगा 4 बीटा निकलने के बाद। 4 बीटा माइनस ही पकड़ने का अपने को, बीटा बोला उसने, स्पेसिफाई नहीं किया बीटा माइनस है, कभी प्लस मत लेना, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब देखो 90 है, 6 2 12, अब 90 में से 12 माइनस करो, 90 में से कितना माइनस किया, 6 × 2 12, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, तो अपने पास बचेगा आई थिंक 10 माइनस 78 बचता है। और ऊपर 232 में से 6 4 24 माइनस करना है, 24 माइनस करना है, तो ये तुम्हारा बचेगा 208 बचेगा, 208 बचेगा। देख लो 24 माइनस करेंगे तो 208 बचेगा। ठीक है, अब बीटा माइनस नीचे प्लस कितना प्लस, 4 प्लस, तो 78 + 4 82, ऊपर ऐसा का ऐसा 208। तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 82, मास नंबर होगा 208। दिस इज माय फाइनल आंसर। कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस हम आराम से बेटा सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला सी। अब इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन
देखो डी का मास नंबर दे दिया है 182 और एटॉमिक नंबर दे दिया है 74। इट गिव्स D1 और अल्फ़ा। अब अल्फ़ा निकल रहा है तो 74 माइनस 2 72, 182 में से 4 जाएगा तो 178। वापस वो निकाल रहा है बीटा माइनस और D2 दे रहा है। अब बीटा माइनस नीचे प्लस, ऊपर ऐसा का ऐसा। वापस एक और अल्फ़ा निकाल रहा है और D3 दे रहा है। अल्फ़ा मतलब इसमें से और 2 माइनस हो गए, 71 78 174 और 4 माइनस होंगे। और फिर एक गामा दे रहा है, गामा में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो 71 174 वो का वही रहेगा। तो 71 174 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बेटा इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। मैं जो कह रहा था वो ये पूछा था, देखो 2025 में पूछा है जेईई मेंस में। क्या बोला है? चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस। तो क्या बोला उसने? न्यूट्रॉन टूटेगा, प्रोटॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, एंटी न्यूट्रिनो देगा। तो न्यूट्रॉन 0 था, ये प्लस ये माइनस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंटी न्यूट्रिनो देगा वो, बिल्कुल सही, ठीक है। न्यूट्रॉन टूट के कभी पॉजिट्रॉन नहीं देता, न्यूट्रॉन टूट के पॉजिट्रॉन नहीं देगा, न्यूट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन न्यूट्रिनो नहीं देता, एंटी न्यूट्रिनो देता है। इलेक्ट्रॉन पे बार है तो ऊपर भी बार होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जैसे मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जैसे P है, मान ले यहाँ पे है 90 230 है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। एक अल्फ़ा दिया, ठीक है, X बनाया, फिर बीटा माइनस दिया, Y बनाया, फिर बीटा प्लस दिया, Z बनाया, फिर Q बनाया एक और अल्फ़ा देके, फिर S बनाया एक और अल्फ़ा देके, फिर बीटा प्लस देके T बनाया। तो ये T का क्या आएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना इसका और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना। चलिए मिलते हैं आज के सेशन के बाद, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड न्यूक्लियस को फोड़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस कल कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कैलकुलेटिव चीज़ें जो है वो कल हम देखेंगे। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।